अब हम बात करते हैं कि राज्य साम्राज्यों से अलग कैसे थे। राज्य बड़े होते थे, लेकिन जो साम्राज्य है वो राज्यों से भी विस्तार की दृष्टि से काफी बड़े थे। सीधा सीधा प्रश्न आता है, राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, या राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे या अलग हैं। तो देखिए, हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। साम्राज्य जो है वो राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। सबसे पहली बात, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। दूसरा, जब कोई चीज बड़ी होगी या साम्राज्य बड़ा होगा तो उसके लिए ज्यादा सेना चाहिए, तो साम्राज्य की रक्षा के लिए अधिक सेना की आवश्यकता होती है, जबकि राज्य के लिए कम। साम्राज्य की रक्षा हेतु राज्य की तुलना में अधिक सेना की आवश्यकता होती है। अधिक सेना की आवश्यकता होती है। फिर आगे चलते हैं। सेना ज्यादा चाहिए, साम्राज्य बड़ा होगा तो संचालन के लिए ज्यादा कर्मचारी चाहिए, तो साम्राज्य के संचालन के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ना। साम्राज्य के संचालन तथा कर इकट्ठा करने, टैक्स भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा, कर इकट्ठा करने हेतु अधिक कर्मचारियों, जो आदमी है काम करने वाले, वो भी ज्यादा चाहिए। तो ये तीन आपको अंतर लिखने हैं, अंतर पता रखने। बहुत सिंपल से लॉजिक है, कुछ ज्यादा समस्या पे। जो बड़ा होगा तो हर चीज बड़ी चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? पहला कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। दूसरा, साम्राज्यों की रक्षा के लिए राज्य की तुलना में सेना ज्यादा चाहिए। तीसरा, संचालन और कर को इकट्ठा करने के लिए ज्यादा कर्मचारी चाहिए, अधिक कर्मचारी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, साम्राज्य का प्रशासन। इसको समझना, अगर आपने 6th क्लास में समझ लिया तो आगे आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है समझने की। आपको आराम से ये लगेगा कि हमने तो ये पढ़ रखा है। देखो बेटा, हिस्ट्री के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, एक बार जो फिक्स पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अशोक मौर्य पढ़ लिया, एक ही बार हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो मौर्य प्रशासन जो है वो दो तरह से संचालित होता था, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। देखिए, आराम से समझेंगे हम एक एक करके। मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य दो तरह से, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन दो तरह से संचालित होता था। दो तरह से संचालित होता था। पहला, केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय शासन या प्रांतीय प्रशासन। जैसे आज हमारे केंद्र सरकार होती है दिल्ली में और बाकी सारे राज्य सरकार है, वैसे उसी थीम पे आप ये समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं केंद्रीय शासन, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो कैसा था। जो केंद्रीय शासन था वो उसकी राजधानी, जैसे मान लीजिए कि पाटलिपुत्र, वैसे शहरों पर चलता था। तो केंद्रीय शासन, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शासन की। तो केंद्रीय शासन राजधानी और अन्य जो बड़े बड़े नगर थे, पाटलिपुत्र जैसे शहरों पर चलता था। पाटलिपुत्र जैसे नगरों पर था। अब और इसके अंदर क्या चीज थी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सिलेबस के हिसाब से। पाटलिपुत्र अर्थात या जो बड़े नगर थे, शहर थे, यहां और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट राजा का सीधा नियंत्रण था। वहां पर कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं था। नगर यहां था, यहां पर
तथा इसके आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट का अर्थात राजा का सीधा नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण। सब राजा के नियंत्रण में था, प्रत्यक्ष रूप से, जो केंद्रीय शासन था। वैसे भी केंद्रीय शासन में ये थीम यही है, सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास, व्यक्ति उस समय राजा होता था। सीधा नियंत्रण राजा ने आसपास के इलाकों पर कर रखा था। केंद्रीय शासन की बात करें, फिर सम्राट जो है वो किसानों से, जो शिल्पकार थे उनसे, व्यापारियों से, जो पशु पालते थे उनसे कर इकट्ठा करने के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करता था। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करता था देखिए, राजा किसानों से, याद रखना, लिखते रहना, किसानों से, शिल्पकारों से, राजा किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों, जैसा हमने पहले कर व्यवस्था पढ़ा था महाजनपद काल की, पशुपालकों आदि से टैक्स इकट्ठा करने के लिए, अर्थात कर इकट्ठा करने हेतु, कर इकट्ठा करने हेतु क्या करता था, कर्मचारी नियुक्त करता था। कर्मचारी नियुक्त करता था, यह आप सबको पता रखना है। भाई टैक्स के बिना तो राज्य चलेगा कैसे? जिस राज्य में टैक्स की चोरी होती है वो राज्य प्रगति नहीं कर सकता। जहां पर टैक्स देने वाला ईमानदार है, टैक्स लेने वाला ईमानदार है, रिश्वतखोरी नहीं है, इसीलिए मौर्य साम्राज्य उस समय फला फूला था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ऐसी व्यवस्था विकसित की थी कि आगे जाकर के किसी को कोई समस्या नहीं हुई। साम्राज्य का प्रशासन दो तरह से संचालित हो रहा है, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। केंद्रीय प्रशासन पाटलिपुत्र जैसे शहर और उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर सम्राट अपना सीधा नियंत्रण रखता था। इसके अलावा राजा किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से, पशुपालकों से टैक्स इकट्ठा करता था। इसके लिए उसने बहुत सारे कर्मचारी सरकारी नौकरी पर रखे हुए थे। आगे चलते हैं, देखिए राज्य के अंदर मैसेजिंग जो व्यवस्था है, जो डाक व्यवस्था है, वो स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छे होने, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज आराम से चले जाए। तो संदेश वाहक जो है एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, इसको आप आज का डाक सर्विस कह सकते हैं। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, घूमते रहते थे। देखिए मैसेजिंग सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप मैसेज ढंग से देंगे तभी आपका जो मैसेज आगे से आगे पास होगा, जनता में भी सही मैसेज जाएगा। अगर किसी ने गलत मैसेज, रूमर फैला दिया, कोई ऐसी बात, अफवाह फैला दी, तो साम्राज्य के अंदर तबाही मच सकती है। तो संदेश व्यवस्था जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर एक अफवाह से समाज का माहौल बिगड़ जाता है। तो उस समय जो है संदेश वाहक भी है, जो जगह जगह घूमते रहते थे और लोगों को मैसेज करते थे राजा की बात, है ना। कौटिल्य लिखते हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, देखिए अर्थशास्त्र, वैसे नाम तो उसका अर्थशास्त्र, आपको लगता है कि रुपए पैसे से संबंधित होगा, लेकिन नहीं। अर्थशास्त्र में राज्य की शासन व्यवस्था बताई गई है। उसमें कौटिल्य ने कहा है कि राजा को समय समय पर अपनी जनता में यह मैसेज देना चाहिए कि राजा बहुत अच्छा है। अब वो कैसे भी दो, ताकि यदि मान लो आपको काम करने का अवसर नहीं भी मिल रहा है तो आप संभल करके थोड़े समय के लिए आप संभल जाए और काम जो है अपना वो सेट कर दें। तो कौटिल्य तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आपको कभी अवसर मिले चाणक्य नीति पढ़ने का तो जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही संदेश वाहक इंपॉर्टेंट थे, वैसे थे जासूस। जासूसी करना, राजा के जो दरबारी किसी से मिले तो नहीं है, राजा किसी के साथ, राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, राजा जिस कक्ष में सोया है उसके प्रति किसी को खबर तो नहीं, क्या रात को कोई आक्रमण तो नहीं होने वाला है। बहुत सारी आज भी जो जासूस एजेंसियां हैं, किसी भी देश की जितनी स्ट्रांग होगी उस देश की कूटनीति, विदेश नीति उतनी मजबूत मानी जाएगी। देखो, तो राज्य के जासूस जो है वो दरबारियों की गति पर नजर रखते थे, ये बहुत जरूरी था। राज्य के जासूस जो जासूसी करते थे, गुप्तचर कह सकते हैं हम। राज्य के जासूस अर्थात गुप्तचर
दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। जो दरबारी थे कहीं वो राजा के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे, ध्यान रखते थे कि कोई कहीं राजा के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। शासन की सारी शक्ति, शासन की अंतिम शक्ति जो है वो राजा या सम्राट के पास होती थी। इस चीज को क्यों केंद्रीय शासन है, आप यहां लिख देना, शासन की अंतिम शक्ति। अंतिम शक्ति किसके पास होती थी बेटा? राजा या सम्राट के पास होती थी। यह अंतिम फैक्ट केंद्रीय शासन का जरूर लिख देना, क्योंकि राजा केंद्रीय शासन की दूरी था, राजा के पास सारे अधिकार थे। सिंपल से हैं। टैक्स के बाद में आपने ये देखा संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। फिर जासूस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। अंतिम शक्ति किसके पास थी? राजा के पास। यह आपको पता रखना है। ये केंद्रीय शासन है। अब हम बात करेंगे प्रांतीय शासन की। प्रांतीय शासन कैसे चलता था मौर्य साम्राज्य में? लिखिए इसको, इसके बाद में मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। केंद्रीय शासन के बाद में अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। प्रांतों में कैसा शासन था मौर्य साम्राज्य में? छोटा सा टॉपिक है। तो साम्राज्य के भीतर अनेक छोटे छोटे प्रांत थे। साम्राज्य के भीतर अनेक छोटे छोटे प्रांत थे। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रांतों को मौर्य साम्राज्य में चक्र कहा जाता था। हालांकि आपकी किताब में अभी तो नहीं बताया गया है, लेकिन जब प्रांतों की बात आ ही गई है तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तक्षशिला, उज्जैन ऐसे प्रांत थे जहां से अन्य लोगों पर शासन किया जाता था। तक्षशिला मैंने पहले आपको बताया था जब शुरू किया था। तक्षशिला व उज्जैन ये ऐसे प्रांत थे जहां से अन्य क्षेत्रों पर शासन किया जाता था। अगर आपको पूछे कि मौर्य साम्राज्य के कोई 3 बड़े नगरों के नाम बताओ, तो तक्षशिला, उज्जैन तो होंगे, एक पाटलिपुत्र भी याद रख लें। राजकुमार जो होते थे, राजा के जो पुत्र होते थे, उनको प्रांतों का प्रांतपति या गवर्नर, राज्यपाल बना के भेजा था। तो राजकुमारों को प्रांत का राज्यपाल, जिसको हम कह सकते हैं गवर्नर, बनाकर या गवर्नर नियुक्त किया जाता था। जब अशोक सम्राट बना था उसके पहले वह अवंती का राज्यपाल था। कहते हैं अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। बौद्ध ग्रंथ ये दावा करते हैं, अलग अलग किंवदंतियां हैं, लेकिन अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। यह आपको ध्यान में रखना है। अशोक सम्राट बनने से पहले, अशोक सम्राट बनने से पूर्व, यह प्रश्न कई बार आता है, अवंती, उज्जैन की राजधानी अवंती का राज्यपाल था। इस बात को आप पता रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मार्गों और नदियों पर जो रास्ते होते थे और जो नदियां होती थी, वहां पर राज्य का नियंत्रण था, जहां से कर और नजराने इकट्ठे किए जाते थे। आज भी टैक्स लगते हैं, जब आप रोड पे चलते हैं टोल टैक्स लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है, चुंगी नाका लगता है। उस समय भी यही सिस्टम था। मार्गों व नदियों पर किसका नियंत्रण था भाई?
राज्य का नियंत्रण था, मार्गों व नदियों पर राज्य का नियंत्रण था, जहां से कर तथा नजराने, जहां से कर तथा नजराने इकट्ठा किए जाते थे। जंगलों में रहने वाले लोग ज्यादा स्वतंत्र थे, उनकी स्वतंत्रता पे ज्यादा आंच नहीं आती थी, लेकिन वो राजा को या राज्यपाल को जंगल की वस्तुएं देते थे। जंगल के प्राणियों से संबंधित कोई भी वस्तुएं होती थी या जंगल के प्राणी अगर मान लो काम आए तो वो लाके देते थे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जंगल के निवासी स्वतंत्र थे, जंगल के निवासी अधिक स्वतंत्र थे, अधिक स्वतंत्र थे। वे लाख, गोंद, शहद, हाथी, जड़ी बूटियां आदि राज्य को भेंट करते थे, राज्य को उपहार स्वरूप या भेंट के स्वरूप लाते थे। तो ये है राज्य का प्रशासन। देखिए वापस देखिए, साम्राज्य के भीतर अनेक छोटे छोटे प्रांत थे। प्रांतों को मौर्य साम्राज्य में चक्र कहा जाता था। तक्षशिला और उज्जैन जैसे बड़े प्रांत थे जहां से आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जा सकता था। जो राजकुमार होते थे उनको प्रांत का राज्यपाल, गवर्नर घोषित किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। अशोक भी सम्राट बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। कहते हैं अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बना था। मार्गों और नदियों पर राज्य का नियंत्रण था, जहां से टैक्स और उपहार अर्थात गिफ्ट, नजराने इकट्ठा किए जाते थे। जंगल के निवासी ज्यादा स्वतंत्र थे, वे लाख, गोंद, शहद, हाथी, जड़ी बूटियां आदि सब राज्यों को भेंट करते थे। लिखिए इसको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में सम्राट अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।